हेलो नमस्कार दोस्तों इससे पहले मैंने अपना आपको वीडियो में बताया है मंदाकिनी के बारे में। तो मैंने जो वीडियो बता रहा था, वीडियो बीच में से ही बंद हो गई थी, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। क्योंकि दिक्कत ये होगी कि मैं वीडियो को बड़ी नहीं करनी चाहता हूँ। मैंने वीडियो में टाइमर लगा रखा है 30 मिनट पर, ये अपने आप ही समाप्त हो जाती है वीडियो, ठीक है। मैंने टाइमर लगा रखा है ताकि वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी होने पर वीडियो लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। जब हम पूरा चैप्टर लेंगे तब बताएंगे, क्योंकि अभी तो हम भैया टेलर दिखा रहे हैं। फिल्म तो नंबर्स के बाद चलाएंगे। अभी तो ये टेलर चल रहा है, उसके बाद जब हम चैप्टर कराएंगे तब बताएंगे एक एक करके। अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था ये विश्व भूगोल का चैप्टर चल रहा है, मैं ब्रह्मांड के बारे में बता रहा था पीछे वाली वीडियो में, इसमें भी उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें बताया मैंने आकाशगंगा के बारे में। तो ये हमारी मंदाकिनी मानी है हमने। मंदाकिनी का सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मंदाकिनी का, और सूर्य एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। ये मैंने पीछे बता दिया, सब 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। और इस 25 करोड़ वर्ष के समय को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। कितना कहते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष। जो हमारी मंदाकिनी है वो तस्तरी के समान चपटी है। और मंदाकिनी का आकार कैसा है? मंदाकिनी सर्पिला आकार की है। कैसी है मंदाकिनी? सर्पिला आकार की है। तस्तरी के समान मंदाकिनी चपटी है। सूर्य जो गति कर रहा है, जो परिक्रमा कर रहा है इसकी, सूर्य 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है। कितनी? 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ओके, इसके बाद अब सवाल आता है कि सूर्य की मंदाकिनी के केंद्र से दूरी कितनी है। मतलब यहाँ ये मंदाकिनी का केंद्र है, यहाँ से पूछ रहा है ये वाली दूरी। सूर्य की मंदाकिनी के केंद्र से ये वाली दूरी पूछ रहा है भाई, ये वाली। तो सूर्य की मंदाकिनी के केंद्र से जो दूरी है ना, ये 30,000 प्रकाश वर्ष है। कितनी है? ये 30,000 प्रकाश वर्ष है। 30,000 प्रकाश वर्ष सूर्य की मंदाकिनी के केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष है। ये आपको लिख लेना है। सूर्य की मंदाकिनी के केंद्र से दूरी ज्ञात करो या दूरी बताओ। तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य मंदाकिनी के केंद्र से। हमारी मंदाकिनी का विस्तार कितना है? मंदाकिनी कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो भाइयों जो हमारी मंदाकिनी फैली हुई है, वो मंदाकिनी का जो विस्तार है वो 80,000 प्रकाश वर्ष में है। 80,000 प्रकाश वर्ष में हमारी मंदाकिनी फैली हुई है। प्रकाश वर्ष में हमारी मंदाकिनी जो है वो फैली हुई है। कोई बात नहीं। इसके बाद जो हमारी मंदाकिनी है वो जिसमें हमारा सूर्य स्थित है, उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। अब सवाल आता है मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा। तो भाइयों मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? मंदाकिनी को सबसे पहले जो देखा था वो देखा था गैलीलियो ने। गैलीलियो सबसे पहले मंदाकिनी को गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले मंदाकिनी को। और हमारी मंदाकिनी का एक हिस्सा है, एक भाग है जिसे कहते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे किसका भाग है? हमारी मंदाकिनी का ही भाग है। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, जब कभी रात के समय चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, होता है भाई, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, मौसम साफ होता है, तो आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ एक सफेद चादर दिखाई देती है। भाई मैंने तो देखी है, ध्यान दिया है, मतलब मुझे पता है। जिन लोगों को नहीं पता है तो वो तो बादल ही बताएंगे उसको। एक सफेद चादर दिखाई देती है धुएं की तरह, जैसे सफेद धुआं होता है। तो वो चादर जो है ना कभी कभी दिखाई देती है, हर समय नहीं, कभी कभी दिखाई देती है। तो जो चादर है सफेद धुएं की तरह दिखाई देती है, वो ही वास्तव में दुग्ध मेखला है। हमारी मंदाकिनी का वही मंदाकिनी का एक हिस्सा है, उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। ये कभी कभी दिखाई देती है आसमान में, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तब दिखाई देगी, और जब मौसम साफ होगा तब सफेद रंग की दिखाई देगी, तो उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला क्या है? हमारी मंदाकिनी का एक भाग है। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने। मंदाकिनी का विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य की मंदाकिनी केंद्र से दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष है। ये हो गया मंदाकिनी के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल आता है, हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है? हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम बताओ, जो हमारी मंदाकिनी के पास है, सबसे पास में है। तो भाइयों उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है उसका? एंड्रोमेडा।
हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा, ये हमारी मंदाकिनी के सबसे पास है। अब यहाँ से कई प्रकार से सवाल पूछा जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक आकाशगंगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक बताओ, सूर्य के सबसे नजदीक आकाशगंगा। भाई सूर्य वास्तव में मंदाकिनी में स्थित है तो मंदाकिनी होनी चाहिए, लेकिन ये इस हिसाब से नहीं पूछता है। सूर्य के सबसे नजदीक मंदाकिनी के अलावा कौन सी आकाशगंगा है, और वो ऐसे नहीं कहेगा। आपका उत्तर यही होना है, सूर्य के सबसे नजदीक आकाशगंगा पूछे तो, पृथ्वी के सबसे नजदीक पूछे तो भी एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सूर्य, पृथ्वी और हमारी मंदाकिनी तीनों के सबसे नजदीक की आकाशगंगा है। मैंने बताया ना, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और उन 100 अरब आकाशगंगाओं में से हमारी मंदाकिनी एक आकाशगंगा, ऐसे बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। तो एंड्रोमेडा भी है उनमें से, एंड्रोमेडा भी है उनमें से एक आकाशगंगा। क्या है एंड्रोमेडा की विशेषता? ये हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक की आकाशगंगा है। ये हो गया एंड्रोमेडा के बारे में। अब यहां से सवाल आता है कि हमारी मंदाकिनी, जो हमारी मंदाकिनी है उसमें एक सबसे चमकीले तारों का समूह है। मैं आपको पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल आगे तो हम समझाएंगे ठीक प्रकार से। जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है उसमें एक तारों का समूह है जो सबसे चमकीले तारों का समूह है। ऐसा पूछेगा मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारों का समूह कौन सा है, तो मंदाकिनी के सबसे चमकीले तारों के समूह को कहते हैं ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे तारों का समूह है। ओरियन नेबुला सबसे चमकीला तारों का समूह है। किसका? सबसे चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। किसका? हमारी मंदाकिनी का। हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीले तारों का समूह का नाम बताओ, तो हमारी जो मिल्की वे भी कहते हैं मंदाकिनी को, मिल्की इसलिए कई बार मिल्की वे लिखे देते हैं, मिल्की वे, या फिर इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं, दुग्ध मेखला। तो हमारी मिल्की वे या दुग्ध मेखला का सबसे नजदीक, सबसे चमकीले तारों का समूह कौन सा है, उसका नाम होगा ओरियन नेबुला। सबसे चमकीले तारों का समूह है हमारी मंदाकिनी के, जो सबसे चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, इसके बाद हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हमारी मंदाकिनी का, ये तो समूह है, समूह का अर्थ होता है कई तारों का मिलाकर बनने वाला समूह। ठीक है, ये तो एक समूह है जिसमें कई तारे हैं, लेकिन अकेला तारा कौन सा है जो हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा है? तो भाइयों वो सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है। हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा तो सूर्य है, लेकिन भाई वो ऐसे नहीं पूछता, वो पूछता है सूर्य के बाद मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। सूर्य के बाद मंदाकिनी का जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है, भाई जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है साइरस। साइरस, या इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार। ये हमारी सूर्य के बाद मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा है। मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा है सूर्य के बाद साइरस, या इसे डॉग स्टार कहते हैं। कोई बात नहीं, हमारे आकाश में आपको जो सबसे चमकीली चीज दिखाई देती है वो क्या है? भाई वो है सूर्य। आप देखते होंगे सबसे चमकीली चीज दिखाई देती है हमें सूर्य। सूर्य के बाद सबसे चमकीली चीज क्या दिखाई देती है? अरे सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा तो ये है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकीली चीज क्या दिखाई देती है? सबसे चमकीली चीज दिखाई देती है हमें चंद्रमा। पहले सूर्य सबसे चमकीली चीज, वस्तु या मतलब वस्तु नहीं कह सकते हम उसको, सबसे चमकीला पिंड सूर्य है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा के बाद जो तीसरा सबसे चमकीला पिंड दिखाई देता है, भाई सबसे चमकीला पिंड हमें दिखाई देता है भाई सूर्य। सूर्य के बाद हमें दिखाई देता है भाई चंद्रमा। चंद्रमा के बाद हमें दिखाई देता है भाई तीसरा जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है हमें शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ये सबसे चमकीली वस्तु हुआ है पिंड सूर्य ब्रह्मांड में। उसके बाद चंद्रमा उससे थोड़ा कम चमकीला है, उसके बाद शुक्र ग्रह उससे थोड़ा कम चमकीला है। क्या आपने कभी शुक्र ग्रह को देखा है? भाई मैंने तो देखा है। आपने देखा है? नहीं देखा। अब के बाद ध्यान देना, अब तो कोहरा वगैरह पड़ रहा है, बाकी जब कोहरा ना हो, मौसम साफ हो, तो जो शुक्र ग्रह है वो सुबह को सूर्य निकलने से पहले, वो मॉर्निंग में दिखाई देता है भाई, पूर्व दिशा में सूर्य निकलने से पहले कुछ समय के लिए दिखाई देता है, फिर वो छिप जाता है। क्या? शुक्र ग्रह। और शाम को यानी कि इवनिंग में सूर्य छिपने के बाद शाम को भाई पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है ये। तो जो आपको पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहा है शाम को सूर्य छिपने के बाद,
जो सबसे चमकीली वस्तु दिखाई दे रही है आपको पश्चिम दिशा में, वो ही क्या है, वो ही शुक्र ग्रह है। लेकिन कुछ लोग उसको तारा मानते हैं, तारा नहीं है, क्योंकि यार तारा जो है ना वो टिमटिमाते रहते हैं। आप इसको देखना शुक्र ग्रह को, ये आपको टिमटिमाता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहों का अपना प्रकाश ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है, इसलिए वो टिमटिमाते हैं। और ग्रह टिमटिमाते नहीं है भाई, ग्रह जो है सिर्फ चमकते हैं। ऐसा पढ़ा दूंगा ये विश्व भूगोल के याद रखोगे कि हाँ मैंने पढ़ाया, सब जगह पढ़ के देख लेना भाई, ऐसा मिल जाए तो तब बता देना। तो सबसे चमकीली जो पिंड है वो सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देगा और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। सुबह को पूर्व दिशा में कब दिखाई देगा, सूर्य निकलने से पहले, और शाम को पश्चिम दिशा में सूर्य छिपने के बाद दिखाई देगा। ये क्या, शुक्र ग्रह। इसके बाद अब एक सवाल आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। हमारी मंदाकिनी में सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। ये तो तारों का समूह है, जो सबसे चमकीला तारों का समूह है। साइरस सबसे चमकीला तारा है, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो भाई उसका भी नाम लिख लेंगे, वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी सबसे सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। सूर्य का सबसे नजदीक ये नजदीक है, लेकिन फिर भी चमकीला नहीं है भाई। सूर्य के नजदीक है लेकिन ये फिर भी चमकीला नहीं है। साइरस सूर्य से दूर है, सबसे चमकीला है, ये सूर्य के पास है लेकिन ये चमकीला नहीं है। प्रैक्सिमा सेंचुरी तारा है जो कि सूर्य के सबसे पास जो तारा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ये हो गए तारों से और इनसे जुड़े हुए सवाल। अब एक सवाल और आता है भाई कि आकाशगंगा, सवाल क्या आता है मैं आपको बता दूं। आकाशगंगा और तारों के बीच की जो दूरी है ना, वो इतनी ज्यादा है कि भाई हम उसे किलोमीटर में नहीं नाप सकते। ऐसे नहीं कि 100 मीटर, 200 मीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हम उसको ऐसे नाप ही नहीं सकते किलोमीटर में, क्योंकि उनके बीच की दूरी कुछ ज्यादा ही है, हद से ज्यादा है, बस ये समझ लो। इसीलिए उनकी दूरी को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आकाशगंगा और तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और उस यंत्र का नाम क्या है, जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है भाई प्रकाश वर्ष। जिसका नाम है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष भाई दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। कहां मापी जाती है प्रकाश वर्ष से दूरी, ब्रह्मांड में, यानी कि तारों और आकाशगंगा के बीच की, या तारों के और आकाशगंगा के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है, यानी कि एक वर्ष में तारों के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तारों के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा के 10 की घात 12 किलोमीटर। 9.46 गुणा के 10 की घात 12 किलोमीटर होता है भाई एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा के 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई है, क्योंकि ब्रह्मांड में आकाशगंगा और तारों के बीच की दूरी कुछ ज्यादा है, जिसे किलोमीटर में हम नहीं नाप सकते, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है तारों द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि किन्हीं दो तारों के बीच की दूरी 20 प्रकाश वर्ष है, तो इसका अर्थ यह है कि उन दो तारों के बीच इतनी दूरी है कि वो तारे 20 वर्ष में इतनी दूरी तय करेंगे जितनी दूरी उनके बीच है। यानी कि एक वर्ष में जो तारा जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब भाई ये हो गया, यहाँ तक आपके आकाशगंगा पढ़ी आपने। अब ये यहाँ हम आगे आ जाते हैं थोड़ा, अब हम आ जाते हैं भाई थोड़ा आगे। अब आगे क्या आ जाते हैं, अब आगे हम आपको बताते हैं कि भाई तारे क्या होते हैं। अब आगे बात आती है भाई तारों पे, स्टार, तारों। अब बात आती है तारों का निर्माण,
तारे कैसे नष्ट होते हैं, ठीक है। अब तारे तो भाई सभी जानते होंगे, जब आपको रात को, तो सर्दी है, जब आप रात को गर्मियों में सोते हैं तो आपकी नजर कहाँ जाती है, आकाश में जाती है। आकाश में आपको बड़े टिमटिमाते दिखाई देते हैं, आप बड़े ध्यान से देखते हैं भाई कितने सुंदर लग रहे हैं, अलग ही नजारा आ रहा है, जन्नत आ रही है भाई, इतने अच्छे लगते हैं देखने में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये क्यों टिमटिमाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि रंग बिरंगे क्यों दिखाई देते हैं? अभी धूल हो, प्रदूषण हो, पॉल्यूशन हो, ठीक है, और या फिर सूर्य के प्रकाश में क्यों नहीं दिखाई देते? सबका कारण है भाइयों, सबका कारण है। क्या आपने कभी सोचा है, आप कहते हो तारे गति करते हैं, हाँ भाई करते हैं तारे गति, सोचा आपने क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सब में ये टिमटिमाते क्यों हैं, ऐसे क्यों करते हैं? इनका अपना प्रकाश होता है। कुछ तारे नीले दिखाई देते हैं, कुछ पीले दिखाई देते हैं, कुछ सफेद दिखाई देते हैं, अरे कुछ लाल दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों दिखाई देते हैं? तो मैं आपको बता दूं तारे क्यों दिखाई देते हैं। सबसे पहला सवाल यहां से यह आता है कि तारों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? भाई तारों का सबसे पहले जो अध्ययन किया था, सबसे पहले अध्ययन जो किया था वो भाई दूरबीन की सहायता से 1609 में गैलीलियो ने किया था। 1609 में किसने किया था भाई? गैलीलियो ने किया था, तारों का अध्ययन दूरबीन की सहायता से। भाई आपने देखा होगा, और गैलीलियो ने जब 1609 में अध्ययन किया तो गैलीलियो ने यह बताया कि कुछ तारे ऐसे हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंख, जैसे मैं अब आप कैमरा की तरफ देख रहा हूं ना, ये होगी नग्न आंख। तो कुछ तारे ऐसे हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। गैलीलियो ने यह बताया 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन किया था। अब आपने देखा होगा कुछ तारे तो ऐसे हैं, देखा तो मैंने भी नहीं है, कुछ तारे तो ऐसे हैं ब्रह्मांड में जो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा ही है, सूर्य भी हमारा एक तारा ही है। कुछ ऐसे हैं जो सूर्य से बड़े हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही चंद्रमा से भी छोटे हैं, ठीक है। तो जो बड़े हैं वो हमें फिर भी छोटे दिखाई देते हैं। इतने बड़े बड़े तारे हैं, सूर्य तो भाई कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? दूरी के कारण, क्योंकि वो काफी ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए हमें कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं दूरी के कारण तारे, ठीक है। तारे दूरी के कारण हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर है, इसलिए। तो जैसे आपने देखा होगा, मैं उदाहरण दूं, कोई वृक्ष है, वृक्ष है, किसी वृक्ष को तुम पास से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? बहुत बड़ा दिखाई देगा। बड़े वृक्ष को देखो बड़ा ही दिखाई देगा, छोटे को देखो तो छोटा ही। लेकिन यदि उससे बड़े वृक्ष को आप कुछ दूर जाकर देखो, कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। पक्षी, बाज, बाज को कभी कभी नजदीक से देखो, कैसा बड़ा दिखाई देगा। और जब बाज एक ऊंचाई दूरी पर चला जाता है, ऊंची दूरी पर पहुंच जाता है, ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है, कैसा? ऐसा दिखाई देता है। उसी प्रकार तारा है। तारे काफी दूर है इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं, बाकी बहुत बड़े बड़े तारे हैं, ठीक है। अब तारों का निर्माण कैसे होता है? पहला सवाल है तारों का निर्माण कैसा होता है? तारे बने किससे हैं? भाई तारे कुछ नहीं है, तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल मिट्टी कण के इकट्ठे होने से बने हैं। जो धूल मिट्टी के कण हैं, धूल मिट्टी के कणों से ही तारे बने हैं। कोई तारों में भाई सीमेंट नहीं लगा हुआ है लोहे के तारे नहीं है, सोने के तारे नहीं है कहीं भी, ये सब कहने वाली बकवास है। सोने के तारे नहीं है, हम तारे तोड़ के ले आए आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। धूल मिट्टी के बने हैं जो तारे हैं, और उनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक गोला बन गया है, और गोला बनने के कारण उसमें जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तारों में। अब सबसे पहला सवाल आता है, तारों का अपना प्रकाश होता है, ठीक है। पहली बात, तारों का अपना प्रकाश होता है। जो तारे हैं, तारों का अपना प्रकाश होता है, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है, ये किसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ग्रह तो होते हैं सूर्य के प्रकाश से, तारों के प्रकाश से प्रकाशित, लेकिन तारों का अपना प्रकाश होता है, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसीलिए हमें ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे ऐसे जो करते हैं, क्यों करते हैं? इनके अंदर प्रकाशमान होता है, मतलब इनके अंदर से प्रकाश उत्पन्न होता है, किसी ग्रह के अंदर से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। सूर्य हमारा एक तारा है, सूर्य के अंदर से प्रकाश उत्पन्न होता है, तभी तो हमारे पास ऊर्जा आती है। तो इन सब के पास, तारों के पास अपना प्रकाश होता है, ये प्रकाश देते हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है, तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है, तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तारों की ऊर्जा का स्रोत भाई नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन।
अब नाभिक संलयन की क्रिया होती है तारों के अंदर, सभी तारों के अंदर, सूर्य के अंदर भी होती है, प्रत्येक तारे के अंदर नाभिक संलयन की क्रिया होती है। इसी कारण तारे हमें दिखाई देते हैं, ऊर्जा का स्रोत नाभिक संलयन है। लेकिन तारों का जो ईंधन है भाई, तारों का जो ईंधन है वो नाभिक संलयन नहीं है। तारों का जो ईंधन है वो क्या है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, जो तारों का ईंधन है वो हाइड्रोजन है, और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिक संलयन द्वारा, नाभिक संलयन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं भाई हीलियम। हाँ, हीलियम नहीं कहेंगे, नाभिक संलयन ही कहते हैं, गलती से बोलते हैं, हीलियम कहाँ से आ गया। तो जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिक संलयन है, और जो ईंधन मतलब ईंधन है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, जो ईंधन है वो तारों की मतलब जो ईंधन है वो हाइड्रोजन है। अब होता क्या है, तारों में नाभिक संलयन की क्रिया होती है। कैसे होती है नाभिक संलयन की क्रिया, 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण तारों में मतलब इसी क्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। नाभिक संलयन किसे कहते हैं, 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये 4 मिलेंगे हाइड्रोजन के, ये 4 मिलेंगे भाई, ये 4 एक साथ मिलेंगे और तब एक हीलियम के मतलब एक हीलियम का नाभिक बनेगा। इनके मिलने से एक हीलियम का बनेगा, और इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं नाभिक संलयन। तो तारों में जो ऊर्जा की स्रोत है वो नाभिक संलयन की क्रिया है, इसके द्वारा तारे प्रकाशित होते हैं। जो हीलियम जो नाभिक संलयन है उसमें बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, अपार प्रकाश होता है, और अपार प्रकाश होने के कारण ही तारे हमें ऊर्जा देते हैं। मतलब तारे हमें नहीं, मतलब तारे ऊर्जा निकालती है उनके अंदर से, और वो चमकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब तारे का जन्म होता है तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन का भंडार होता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती चली जाती है। ये 4, ये 1, ये 4, ये 1, ये 4, ये 1, ये 4, 1, ऐसे ही लंबे समय तक जब चलता रहता है तो क्या होता है भाई, ये जो हाइड्रोजन है ये समाप्त हो जाता है। जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाली क्रिया नहीं होगी, जो क्रिया हो रही है ना हीलियम में बदलना, ये क्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये क्रिया नहीं होगी। जब ये क्रिया नहीं होगी तो नाभिक संलयन की क्रिया नहीं होगी, तो तारा कहां से चमकेगा भाई, नाभिक संलयन की क्रिया से तारे को ऊर्जा मिलती है, और जब ये क्रिया नहीं होगी तो नाभिक संलयन की क्रिया नहीं होगी, मतलब ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, तो नाभिक संलयन की क्रिया नहीं, नाभिक संलयन की क्रिया नहीं होगी तो तारा कहां से चमकेगा, ऊर्जा कहां से मिलेगी। और जब तारे को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तारा धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तारे की मृत्यु हो जाएगी। कोई भी तारा जितना बड़ा होगा उसकी आयु उतनी ही कम होगी, जो जितना बड़ा होगा उसकी आयु उतनी कम होगी, और जो तारा जितना छोटा होगा उसकी आयु भाई उतनी अधिक होगी। जो जितना छोटा होगा उतनी अधिक साल तक रहेगा, और जो जितना बड़ा होगा उतना ही कम साल तक रहेगा। क्यों, जो बड़ा तारा होगा तो उसको ज्यादा हाइड्रोजन चाहिएगी, जो बड़ा तारा होगा उसको ज्यादा हाइड्रोजन चाहिएगी, और जब ज्यादा हाइड्रोजन चाहिएगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझे, जो बड़ा तारा है भाई उसे ज्यादा हाइड्रोजन चाहिए ज्यादा चमकने के लिए, तो उसकी हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगी। जो छोटा तारा है उसे कम हाइड्रोजन चाहिए, तो उसकी हाइड्रोजन लंबे समय तक चलेगी। तो जो जितना बड़ा रहेगा उतना ही पहला जाएगा, और जो जितना छोटा रहेगा उतना ही अधिक समय तक चमकेगा। लगभग जो सूर्य के आकार का तारा है ना, उसकी आयु लगभग 10 अरब वर्ष के आसपास होती है। जितना आकार हमारे सूर्य का है, इतने बड़े तारे की जो सामान्य आयु होती है वो 10 अरब वर्ष के आसपास होती है। तो मैं अभी सिर्फ बताया, तारे में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिक संलयन है, इसके द्वारा इनमें ऊर्जा पहुंचती है, जिसके कारण ये टिमटिमाते हैं और जिसके कारण हमें ये चमकते हैं। अब क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है वो समाप्त होती जाएगी। जब हाइड्रोजन थोड़ी कमी हो जाती है तारे में, हम कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। तारे की जो प्रथम अवस्था है ना, जो तारे की प्रथम अवस्था है, तारा जो प्रथम अवस्था में भाई दिखाई देता है ना, कैसा दिखाई देता है भाई, तारा जो प्रथम अवस्था में दिखाई देता है हमें वो दिखाई देता है नीला। तारा प्रथम अवस्था में कैसा दिखाई देता है, नीला। तारे की प्रारंभिक अवस्था है,
इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन की धीरे धीरे कमी होती चली जाती है तारे के अंदर। तो हाइड्रोजन की कमी होने के बाद तारे की जो आगे वाली अवस्था आती है, तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन की तारे के अंदर कमी हो जाएगी तो फिर नाभिक संलयन की क्रिया में भी कमी आ जाएगी, मतलब हीलियम की कमी आ जाएगी। हीलियम की कमी आ जाएगी तो तारे का जो प्रकाश है वो कम हो जाएगा, तारे को जो ऊर्जा मिल रही है ना उसमें कमी आ जाएगी, ऊर्जा में कमी आएगी तो तारे का चमकना भी कम हो जाएगा। भाई तारे को सारी ऊर्जा यहाँ से मिल रही है, जितनी ज्यादा मिलेगी तारा उतना ही ज्यादा चमकेगा। तारे का जो सबसे अधिक प्रकाश होता है वो नीला होता है, नीले की प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं तारे की। उसके बाद जब तारे को हाइड्रोजन की धीरे धीरे कमी हो जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे तारे का रंग जो हो जाएगा वो सफेद हो जाएगा, तारा सफेद दिखाई देगा हमें जब हाइड्रोजन की तारे के अंदर कमी हो जाएगी। ये तारे की दूसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था में क्या होगा, फिर से तारे की जो है हाइड्रोजन की और कमी हो जाएगी, यहाँ पे कुछ कमी हुई, उसके बाद और ज्यादा कमी हो जाएगी तो हमें तारा कैसा दिखाई देगा भाई, उसके बाद तारा हमें पीले रंग का दिखाई देगा, पीला रंग हो जाएगा तारे का, ये हो जाएगा फिर तारे का पीला रंग। अब इसके बाद और ज्यादा कमी हो जाएगी, और ज्यादा कमी हो जाती है तो भाई तारे का रंग हो जाएगा अब की बार लाल। अब यहां से तारा हमें दिखाई देगा लाल, और जब तारे का रंग लाल हो जाता है तो इस प्रकार के तारे को क्या कहते हैं भाई, जब तारे का रंग लाल हो जाता है तो ऐसे तारे को रक्त दानव तारा कहते हैं, रक्त दानव तारा कहते हैं। यानी कि धीरे धीरे तारे में हाइड्रोजन की कमी होती जाती है, ऐसे ही वो रंग बदलता चला जाता है। जब उसमें हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में रहती है तो तब तारा नीला होता है, जैसे जैसे कमी हुई फिर सफेद हो जाएगा, फिर और कमी हुई तो पीला हो जाएगा, और कमी हुई तो लाल हो जाएगा, और लाल होकर तारा ठंडा हो जाता है। जब तारा लाल हो जाता है, अंतिम अवस्था है ये तारे की भाई, ये याद रखना है, प्रारंभिक अवस्था ये प्रथम अवस्था है तारे की, और ये अंतिम अवस्था है भाई, सबसे लास्ट, ये लास्ट अवस्था है भाई अंतिम। तारे का अंतिम अवस्था का रंग बताओ कैसा होता है, लाल, प्रारंभिक अवस्था नीला होता है, और जब तारे का लाल रंग होता है तो तारे को क्या कहते हैं, रक्त दानव तारा कहते हैं। अब जो रक्त दानव तारा है वो भी दो प्रकार का है, जो रक्त दानव तारा होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसे, जो रक्त दानव तारा है ना, जो रक्त दानव तारा है, रक्त दानव जो तारा है वो हो गया छोटा तारा। छोटा जो तारा है, यदि कोई तारा छोटा तारा लाल हो जाता है तो उसको कहेंगे रक्त दानव तारा, लेकिन यदि ये तारा बड़ा है तो उसको कहेंगे भाई सुपर रक्त दानव तारा, सुपर रक्त दानव तारा कहेंगे किसको, यदि तारा वो बड़ा है, बड़े तारे को कहेंगे। जब बड़ा तारा जब कोई लाल पड़ जाता है तो उसको कहते हैं सुपर रक्त दानव तारा। कोई बात नहीं, इससे आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा और रह रहा है तारे के बारे में भाई। वीडियो में मैंने टाइमिंग लगा रखी है, यदि 30 मिनट की वीडियो हो जाती है तो मैं उससे फिर आपको अगली वीडियो में तारे के बारे में बताऊंगा जो शेष रह जाएगा, यानी कि इसके बाद मुझे कृष्ण विवर के बारे में बताना है, कृष्ण छिद्र बोलते हैं जिसे। तो सुपर रक्त दानव तारा यानी कि बड़े तारे को कहते हैं। अब कोई बात नहीं, अब ये देखना है जब तारा लाल हो जाता है, जब ये तारे में बिल्कुल प्रकाश मतलब हाइड्रोजन नहीं रहती है तो तारा लाल पड़ जाता है। लाल पड़ने के बाद क्या होगा, तारा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद तारे में एक विस्फोट होता है, मतलब तारा फट जाता है, लाल होगा ठंडा होगा, फिर तारा क्या होगा, तारा फट जाएगा, और फटने के बाद जब तारा फटता है, जो तारे में विस्फोट होता है, उस तारे के फटने को या उस विस्फोट को क्या कहते हैं, उस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट, जब तारा फटता है तो उस विस्फोट को क्या कहते हैं भाई, उस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, जब तारा फटता है। तो जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है तो तारा जब फटता है तो तारे का कुछ शेष, उसमें जो अवशेष है वो बच जाता है। जब तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो तारे में कुछ अवशेष बच जाता है, जिसको आप कहते हैं तारे गिर रहे हैं। वो तारे गिरते नहीं है भाई, तारे टूट के नहीं गिरते हैं, तारे में ये वाला विस्फोट होता है जिसको आप कहते हो कि तारे गिर रहे हैं, तारे टूटा है। देखना नहीं चाहिए, वास्तव में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा तरंगें निकलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो सुपरनोवा विस्फोट होता है, और जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसमें कुछ अवशेष बच जाता है। अब यहाँ से आता है जो मेन टॉपिक है, यदि इस सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद तारे का जो अवशेष बचा है वह अवशेष सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम है,
यह दिखाई देना बंद हो जाता है पल्सर तारा और एक बिंदु के समान रह जाता है, ऐसा एक बिंदु हो जाता है, बस काले रंग का एक धब्बा बन जाता है। और इस काले रंग के धब्बे को क्या बोलते हैं भाई? इस काले रंग के धब्बे को बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल कहते हैं इसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं, ब्लैक होल, या इसे बोलते हैं भाई किर्सन वीवर बोलते हैं, इसको किर्सन वीवर बोलते हैं, या इसको भाई बोलते हैं किर्सन छिद्र बोलते हैं, इसी को किर्सन छिद्र। मतलब जो पल्सर तारा है ना वो घटता रहता है और घटने के बाद एक समय ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है और एक बिंदु के समान हो जाता है, ऐसा हो जाता है उसके तारा जो है। और ऐसा होने के बाद इसी घटना को ब्लैक होल कहते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इसके आसपास जो भी तारे होंगे ना, इसके आसपास जो भी तारे होंगे, जो भी बिंदु हो, मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी प्रकाशमान पिंड है, वो सबको अपने पास खींच लेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सब इसमें जाते रहेंगे। जो भी इसके आसपास तारे होंगे ना वो सब इसमें समाते रहेंगे, सबको अपने साथ खींचता रहेगा, इसीलिए तो इसको हॉल कहते हैं। अब पूछा जाता है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? भाई ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था ना, यानी कि इस सीमा के भीतर यदि कोई भी तारा जाता है, इस चंद्रशेखर सीमा के भीतर तारा क्या कोई भी चीज जाती है तो ये अपने आप को खींच लेगा, ये अपने ऐसे खींच लेगा सब चीज को, जो भी चीज इसके अंदर जाएगी। इसे क्या कहते हैं? इसके चारों तरफ जो सीमा होगी उसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। ये भी किसने बताई है? एस चंद्रशेखर ने। तो पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। किर्सन वीवर सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। किर्सन छिद्र सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। कब दिया? 1930 में। तो भाई समझ गए ब्लैक होल क्या है? जब किसी तारे में विस्फोट होता है और यदि उस विस्फोट होने के बाद जो उसका बचा हुआ अवशेष है यदि वह सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक है तो पल्सर नामक तारे का निर्माण होता है। पल्सर नामक तारा जो है वो दिन प्रतिदिन सिकुड़ता रहता है, सिकुड़ते सिकुड़ते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल एक बिंदु की तरह हो जाता है, और जब बिंदु की तरह हो जाता है दिखाई देना बंद हो जाता है और इसके आसपास का जो प्रकाश है वो इसको खींच लेता है और यहाँ पे कोई भी वस्तु या कोई भी प्रकाश आता है तो सब इसके अंदर समाता रहता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे ही ब्लैक होल बोलते हैं। एस चंद्रशेखर ने ये बताया कि सूर्य से 8 गुने से अधिक बड़े तारे जिनका आकार सूर्य के 8 गुने से अधिक है वो इस घटना को अंजाम देते हैं। ये किसने बताया? ये एस चंद्रशेखर ने बताया था भाई। इसके बाद हम आप बात कर लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और है, एक छोटा सा पॉइंट है और क्या रहेगा इसमें, चलो इतना ही रहने देते हैं। हाँ, पॉइंट ये है कि जो ध्रुव तारा है, ध्रुव, एक सवाल आता है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है? विशेषता है ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ये भी अपनी कॉपी में इसमें नोट कर लेना, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है सदैव। हम यदि उत्तरी गोलार्ध पर पहुंच जाएं, यदि हम उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाएं, जो पृथ्वी है, मतलब मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, टाइम तो थोड़ा ज्यादा हो गया है वीडियो में, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये 0 डिग्री, ये सब समझाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये वाला नॉर्थ पोल। तो हम यहाँ से यहाँ पर ले जाए, यहाँ पहुंच जाए ना, तो यहाँ पहुंचकर हम कभी भी तारे को देख सकते हैं। किसको? ध्रुव तारे को। ध्रुव तारे को हम कभी भी देख सकते हैं यहाँ पहुंचकर। ओके, तो ये बात याद रखनी है, ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देता है और उत्तरी ध्रुव पर खड़ा होकर व्यक्ति कभी भी ध्रुव तारे को देख सकता है। उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के सदैव सर के ऊपर से ध्रुव तारा दिखाई देता है। ठीक है भाई। ध्रुव तारा पृथ्वी से, एक सवाल और भाई, पृथ्वी से जो ध्रुव तारे की दूरी है, ध्रुव तारे की पृथ्वी से जो दूरी है वो भाई 700 प्रकाश वर्ष दूर है। ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना दूर है? 700 प्रकाश वर्ष दूर है भाई। और ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देता है। आप उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाओ, यहाँ पहुंच जाओ पृथ्वी पे, आपको सर के ऊपर दिखाई देगा। किसी भी टाइम आप जाकर कभी भी किसी भी समय उसको आप देख सकते हो ध्रुव तारे को। तो भाई ये हो गया आपका पहला चैप्टर क्लियर। तारों का निर्माण कैसे होता है, किर्सन वीवर क्या है, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल की घटना कैसे होती है। ओके, इसके बाद हम जल्दी सौरमंडल का चैप्टर लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे एक्सपर्ट स्टडी पे। भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा। यदि वीडियो में तुमको लग रहा है कि दम है तो लाइक ठोक दो भाई, लाइक भी ठोक दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।
कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। जो मेरी वीडियो को देख रहा हो वो कमेंट जरूर करे, मैं रोजाना कह रहा हूँ भाई, जो वीडियो को देखे वो कमेंट करके बताए मुझे। तो धन्यवाद भाई, आगे मिलते हैं फिर।